अच्छा जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इस बात पे है कि हमने एक डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कैसे फ़र्क करना होता है और वो किस तरह से हम कर सकते हैं। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने बात की थी कि ओपन एंडेड एसेस में और क्लोज एंडेड में क्या डिफरेंस होता है और आप उसकी पहचान कैसे करते हैं। और ये बेसिकली पहचान हम इसलिए करते हैं कि हमें अगर कोई ओपन ऐसे मिल रहा है तो उसको हम अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं। वो हमारे यूं समझे कि कंफर्ट जोन में आ जाता है और उसको मैनेज करना आसान होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी होता है। ट्रिकी इसलिए होता है कि आप स्टेटमेंट को बड़ी केयरफुली बनाएंगे उसके अंदर। अगर स्टेटमेंट आप ऐसी बना लेते हैं जिस पे बाद में आपके पास आइडियाज ही नहीं है, आर्गूमेंट्स ही नहीं है, फिर आपके लिए मसला होता है। लेकिन एक जो क्लोज टॉपिक होता है उसके अंदर बेसिकली एग्जामिनर ने जो जो चीज पूछी हुई होती है उसी को जवाब देना होता है। उसके अंदर आप अपने अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं कर रहे होते उसके। आप जो है ना चीजें खुद से ऐड नहीं करते और जो आपसे पूछी गई है बात उसका आपने जवाब देना। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले आप मुझे बता सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है या आप सब बता दें कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। मतलब आप सुनते हैं अक्सर कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे इस तरह से होगा, उसका बेसिक एक डिफरेंस क्या होता है। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ये अगर किसी को पता है तो वन सेंटेंस में मुझे बताएं। एक लाइन के अंदर अगर आपको पता है इसका जवाब तो मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको उस पर लेके जाऊंगा। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ देखूं कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है इस चीज के ऊपर कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा जी आमिर कह रहे ऐसा कहते हैं। अच्छा, और आर्गुमेंटेटिव हम क्या कर रहे होते हैं वो बताएं। में हम प्रूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ओपिनियन देना होती है आर्गुमेंटेटिव में, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने दोनों में प्रूव करना होता है। आपको पता है हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर भी जो है ना हम बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हैं और उसी को प्रूव करते हैं। अच्छा जी, सोबिया कहते हैं कोई पता नहीं है मुझे इस बारे में, चले। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। अच्छा, अब देखें अभी तक जितने भी आप लोगों ने ऐसे किए हैं उन्होंने डिस्क्रिप्टिव थे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को हम आमतौर पर एक्सपोजिटरी ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता, एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव ऐसे सेम चीज होती है। तो बेसिकली जितने इशू बेस्ड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट पे आ गया, इकोनॉमी के ऊपर आ गया, फेमिनिज्म पे आ गया, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना मोस्टली जो कि इशू बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर आप यूं समझें कि रीजंस होती हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हर्डल्स होती हैं, प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर वगैरह, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट ये जो है ना वन वे और द अदर किसी टॉपिक के अंदर पूछी जा रही होते हैं, तो उस तरह के टॉपिक्स को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। लेकिन डिटेल में फर्क क्या है वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, जब आपने बेसिकली पहला स्टेप मुकम्मल करना है, यानी कि जब आप टॉपिक की पहचान करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। अगर कोई टॉपिक ओपन एंडेड है तो वो डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। ये याद रखना है अपने पास, ये स्टेप्स नोट करने हैं, किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी इसी की बेस पे मैंने अभी आपसे फिर पहचान करवानी है। जैसे हमने कल एक प्रैक्टिस की थी, एक्सरसाइज की थी क्लास के अंदर, वही दोबारा होने वाली है। तो आपने अपने पास स्टेप्स नोट करने हैं। स्टेप वन ये है कि अगर कोई टॉपिक ओपन एंडेड है दैट इज डिस्क्रिप्टिव, उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहेंगे। ठीक हो गया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर टू ये है कि अगर कोई टॉपिक क्लोज एंडेड है, अगर कोई टॉपिक क्लोज एंडेड है तो वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टेप थ्री देखना है। स्टेप थ्री के अंदर ये देखना है कि अगर वो टॉपिक स्टेटमेंट की फॉर्म में है और वो एक डिबेट बेस्ड आइडिया है। डिबेट बेस्ड आइडिया ये होता है कि या तो वो डिबेट बेस्ड आइडिया हो सकता है या फिर वो जो है ना यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है। अब इनका फर्क जानना जरूरी है। यूनिवर्सल फैक्ट में और डिबेट बेस्ड आइडिया में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई टॉपिक, अगर कोई कोटेशन या कुछ ऐसे कोई बात दी गई है जो कि बेसिकली एक फैक्ट है, जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, यानी कि जिसको तमाम दुनिया या ओवरऑल यूनिवर्सली जो है ना कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इस्लाम गिव्स वुमेन प्लेंटी ऑफ राइट्स, ठीक है ना, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। इस्लाम देता है राइट्स, प्लेंटी ऑफ राइट्स देता है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस पे कोई डाउट नहीं हो सकता, ठीक है ना। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस पे कोई डाउट डाउट नहीं हो सकता। पाकिस्तान इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस पे कोई डाउट नहीं हो सकता। यानी कि ऐसी बात जिसके ऊपर कोई दूसरी राय ना हो, जिसके ऊपर कोई उसको डिनाई ना कर सके, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी मैं मिसालें दे सकता हूँ। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, ये बात दुरुस्त है।
कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे इलिटरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसी तरह डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम, ये तो वैसे भी हदीस है, इस पर डाउट नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको हम अपने फार्मूले की बेस पे देखें तो तब भी ये बात दुरुस्त है कि अगर आपके पास पानी चाहे जितना भी मौजूद हो, चाहे रिसोर्सेज जितने भी अबंडेंट हों, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग अ वॉर, कि तमाम बड़ी कौमें जो होती हैं वो बगैर जंग के जीती हैं। यानी कि आप मिसालें देख लो, आजकल आपको पता है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर जितनी तबाही हो रही है, जंग के जरिए क्या कोई कौम बड़ी होती है? नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, कोल्ड वॉर है, उससे पहले की जो है ना 20वीं सदी या 20 सेंचुरीज की जो हिस्ट्री हमारे पास है, उससे हमें यही सीखते हैं कि नो नेशन बिकम्स ग्रेट बाय फाइटिंग अ वॉर। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग वॉर। तो ये बात भी दुरुस्त है, इस पर कोई शक नहीं। अब बेसिकली ये मैं आपको सारा इसीलिए बता रहा हूँ कि वो तमाम टॉपिक्स जिसको हम दुरुस्त मानते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि उस पर कोई शक नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सल, उसे यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं उसको। उसके बजाय वो तमाम टॉपिक्स जिस पे दो राय हो सकती हैं, जिस पे आप एग्री भी कर सकते हैं या उससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, या तो वो बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है, उस पर यस नो का ऑप्शन होता है, राइट रॉन्ग का होता है, एग्री डिसएग्री का होता है, उसमें ट्रू फॉल्स का होता है। वो तमाम स्टेटमेंट्स जिसपे दोनों साइड्स मौजूद होती है ना, इस पे लाजमी नहीं है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उस पर एग्री कर रहा है और दूसरा बंदा कहता है मैं ये इससे एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं, उसको हम कहते हैं वो क्या होती है, डिबेट बेस्ड आइडिया। अब इसकी मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ये टॉपिक है हमारे पास एक। अब इस पे कोई बंदा कह सकता है कि यस जेंडर इक्वलिटी मिथ है, मतलब अभी तक अचीव नहीं हुई। दूसरा बंदा कह सकता है यार नहीं, मिथ नहीं हुई, बल्कि ये अचीव हो चुकी है, या इस पे काफी हद तक जो है ना प्रोग्रेस हो चुकी है, या इसमें पहले की निस्बत जेंडर इक्वलिटी का लेवल बहुत बेहतर है। यानी कि अब इस पे जो है ना दो ऑप्शंस मौजूद है। इसी तरह एक और टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी इज टॉपिक, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी को आप अचीव नहीं कर सकते। इस पे कोई बंदा कह सकता है ये बात दुरुस्त है, कोई कहता है मैं इससे एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल में ये अचीव हो सकती है, ये यूटोपिक नहीं है, आइडियल नहीं है। ठीक है। इसी तरह ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, ये स्टेटमेंट जिसके अंदर वो कह रहा है कि ह्यूमन इन्वेंशंस की वजह से सोसाइटी जो है ना पीछे की तरफ जा रही है, इनकी तरक्की करने के बजाय उसको नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। अब इस पे जो है ना दो राय हो सकती है, कोई बंदा इससे एग्री भी कर सकता है, कोई बंदा इससे डिसएग्री कर सकता है। इसी तरह एक और टॉपिक है कि विल ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑलवेज रिमेन अ ड्रीम, क्या ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है ना हमेशा एक ख्वाब रहेगी, यानी कि अचीव नहीं हो सकती। अब इस पे भी एग्री या डिसएग्री का एक ऑप्शन हो सकता है। यानी कि बेसिकली ये जितने भी मैंने लास्ट में मिसालें दी हैं, एग्जांपल दिए हैं, इसको हम कहते हैं डिबेट बेस्ड आइडियाज। वो तमाम टॉपिक्स जिस पे यानी कि राइट रॉन्ग, यस नो, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री का ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं डिबेट बेस्ड आइडियाज। अब मैंने आपको ये सारा जो है ना फर्क क्यों बताया, इसीलिए कि हमने स्टेप्स मुकम्मल करने। पहला स्टेप मैंने बताया था कि अगर कोई टॉपिक ओपन है तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। नंबर 2 स्टेप ये था कि अगर कोई टॉपिक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वो अगर वो क्लोज है, तो उसको आपने ये देखना है कि क्या वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है या डिबेट बेस्ड आइडिया है। ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में है, अच्छा यहाँ पे एक और बात है उससे पहले, यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर लें कि स्टेप 1 ये हो जाएगा कि आपका अगर कोई टॉपिक ओपन है तो वो डिस्क्रिप्टिव 100%। टॉपिक जो स्टेप 2 यूँ कर लें कि अगर कोई टॉपिक जो है ना क्लोज है और उसके अंदर कॉलन सेमी कॉलन इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह का टॉपिक है, तो वो भी क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर कोई टॉपिक स्टेटमेंट की फॉर्म में है तो फिर आपने ये देखना है स्टेप 3 के अंदर कि क्या वो यूनिवर्सल फैक्ट है या डिबेट बेस्ड आइडिया। अगर वो टॉपिक यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर वो डिबेट बेस्ड आइडिया है तो वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंटेटिव बन जाएगा। ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने पास नोट करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टेप 1 ये है कि अगर कोई टॉपिक ओपन है तो वो डिस्क्रिप्टिव है, अगर कोई टॉपिक क्लोज है लेकिन कॉलन सेमी कॉलन वाला है तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। अगर कोई स्टेटमेंट है क्लोज है और वो यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट है वो डिबेट बेस्ड आइडिया है तो वो आर्गुमेंटेटिव है। ये मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें, उसके बाद मैंने आपसे काम करवाना है कुछ।
ठीक है, क्योंकि ये बेस बनाना जरूरी है, और कल के लेक्चर में हम जब ये इस्टेब्लिश कर लेंगे कि हमने ये टॉपिक, इसको आर्गुमेंटेटिव कहना है, इसको डिस्क्रिप्टिव कहना है, तो फिर हम उस पर मूव करते हैं कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डील कैसे करना होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह कल जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो मैंने पहचान करने का फार्मूला बताया, इसी को यूज करते हुए आपने जो है ना पहचान करनी है। ठीक है ना, कोई बंदा नोट कर रहा है तो उसको ग्रुप में बाद में भेज देना, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं बाद में भेज दूंगा लिख कर इसको। ठीक है ना। अभी आपने इन स्टेप्स के बेस पे जो है ना, देखें आमना, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक, शायद मेरे पास लिखे भी हूँ मैं भी, एक मिनट, लगता है मैंने कहीं पे नोट करवाए थे ये बच्चों को शायद स्टेप्स। एक मिनट, चलें, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्टेप्स ये हैं कि अगर वो ओपन एंडेड है तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। ठीक है जी। स्टेप टू ये है कि अगर कॉलन लगा हुआ है उसके अंदर, तो वो भी क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। स्टेप थ्री ये है कि अगर वो सेंटेंस में है और वो यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेंटेंस एंड यूनिवर्सल फैक्ट, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। अगर सेंटेंस है बट डिबेट बेस्ड आइडिया, तो वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंटेटिव बन जाएगा। ये अपने पास नोट कर लो। कॉलन वाले क्लोज एंडेड होते हैं। हाँ जी, कॉलन वाले जितने भी होते हैं ना क्लोज एंडेड होते हैं। डिफरेंट, कल मैंने मिसाल दी थी एक जो कि जेंडर इक्वलिटी वाला था, वो उसमें डिफरेंट था, लेकिन मोस्टली जो है ना वो आप यूँ समझे कि वो होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ना कॉलन वाले जो टॉपिक्स हैं वो समटाइम आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो हम जाएंगे, उस पे और वाले टॉपिक्स आते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर कोई टॉपिक ओपन एंडेड है, डिस्क्रिप्टिव है, अगर कॉलन लगा हुआ है उसके अंदर, वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर उसके अंदर जो है ना सेंटेंस है, यूनिवर्सल फैक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन अगर वो सेंटेंस है और डिबेट बेस्ड आइडिया है तो वो आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, ये है पहचान करने का तरीका। अब हम चलते हैं आपके जो है ना पास पेपर्स पे, 2023 के टॉपिक्स को मूव करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताना है कि टॉपिक नंबर टू का बताएं कि डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? वो जो मैंने चार स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है ना। उनको अगर आप फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। अगर वैसे तुक्का लगाएंगे तो फिर उसके अंदर मसला हो सकता है। जी शाबाश। सब लोग मुझे बताएं कि टॉपिक नंबर टू क्या है, डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी, सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाएं इसमें। तो हाँ बताएं ये कैसे आर्गुमेंटेटिव है, शाबाश। हाँ जी। हाँ जी इतिहाम, आप ये बताएं, बिकॉज इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कैसे ट्रूथ नहीं है? यानी कि आप ये बताएं ना, वो तो मुझे समझ आ गया कि आपने जब कहा है कि ये आर्गुमेंटेटिव है तो आपने कहा ये ट्रूथ नहीं है। तो अब ट्रूथ कैसे नहीं है ये बताएं मुझे, किसकी वजह से, किस चीज की वजह से आप कह रहे हैं कि ये ट्रूथ नहीं है या ये फैक्ट नहीं है? हाँ जी शाबाश। जी इतिहाम, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बताऊंगा, अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे बताएं। अब देखें ना, टॉपिक में मुझे कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें कोई शक नहीं है। क्या डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या आप ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को फायदा ना हो? क्या आप ये चाहेंगे जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको फायदा ना हो? कोई भी नहीं इनकार नहीं करेगा इससे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि यस उनको करना चाहिए। ठीक है ना, जब एक फैक्ट है तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे इसको? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए टॉपिक नंबर थ्री के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स।
ये बताएं, ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश। हाँ जी, शाबाश, वेरी वेल डन, यस। इट हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। मैं तो जो है ना इससे एग्री भी कर सकता हूँ, जिससे एग्री भी कर सकता हूँ, तो इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। वेरी वेल डन। अच्छा जी, उसके बाद टॉपिक नंबर 5 के ऊपर आ जाए। सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? इसके बारे में बताएं। टॉपिक नंबर 5, सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, जो आर्गुमेंटेटिव कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक नंबर 5 है वो इसकी रीजन दें। अगर आपको लगता है कि ये आर्गुमेंटेटिव है तो क्यों आर्गुमेंटेटिव है? हाँ जी, सो अभी अभी उस पर नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ एक एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, टॉपिक की पहचान करने का फार्मूला बना रहे हैं। वो हम जाएंगे कि उसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, उसके अंदर क्या लिखना है, वो डिटेल में जाएंगे उसके ऊपर हम। अब देखें ना, ये जो टॉपिक है ना बेसिकली कि सोशल मीडिया है डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, मैं इस टॉपिक से एग्री करता हूँ। मतलब आपको ये पता है कि हमारी जो रियल लाइफ के अंदर, हम कहते हैं ना यार कि पिछले ज़माने में लोग बड़े अच्छे थे, या ऐसे 10 साल पहले जो है ना एक अच्छे ताल्लुकात थे किसी के साथ, लोगों के साथ जो है ना कभी कोई मिलने आते थे तो आप कहते थे यार इतना इंतजार था, एक अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है ना लोगों के साथ जो बेसिकली आप घर में बैठे हुए हैं, 5 बंदे बैठे हैं, या 10 साल के बाद कुछ लोग मिल रहे हैं, 5 साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन हर बंदा अपने मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। वालदेन जो है ना बच्चों को छोड़ के मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोस्तों को छोड़ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक बेसिकली जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन थी, इट हैज बीन इरेस्ड, ठीक है ना, उसको बिल्कुल ही इसने जो है ना एक अंडू कर दिया है इसने। तो मैं तो इससे एग्री करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये एक बात दुरुस्त है, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ने रियल लाइफ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया? अफेक्ट किया है, नेगेटिव किया है, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव वे में चेंज किया है। तो पॉजिटिव वे का यहाँ उसने पूछा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो आपने बेसिकली इस स्टेटमेंट के साथ जाना है, तो इसको आप एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे करें तो बेहतर। अब यहाँ पे ना एक और बात आती है, तो बेसिकली मेरा एक आइडिया ये भी है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, बल्कि 80% टॉपिक्स जो कि आर्गुमेंटेटिव होते हैं वो एज ए डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत से टॉपिक्स जो आप एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे, या सॉरी एज ए आर्गुमेंटेटिव कर रहे हैं, वो समटाइम एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक है, इसको अगर कोई करता है एज ए डिस्क्रिप्टिव वो ठीक है, अगर कोई आर्गुमेंटेटिव करता है वो भी ठीक है। अगर टॉपिक नंबर 3 को कोई करता है एज ए डिस्क्रिप्टिव वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई आर्गुमेंटेटिव कर रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अभी आपने इस डिबेट में नहीं जाना, सिर्फ आपने पहचान करने की हद तक इसको रखना है। अच्छा जी, अब आ जाए टॉपिक नंबर 6 के ऊपर। ये बताइए क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? हाँ जी, टॉपिक नंबर 6 के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कॉलन लगा हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाए टॉपिक नंबर 8 के ऊपर। वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन मस्ट हैव, वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन। क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 जो है प्योर, एक आप कह सकते हैं कि प्योर एक आर्गुमेंटेटिव है। इसके अंदर कोई जो है ना, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कर ही नहीं सकते आप इसको। आप इसको ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट द फैक्ट, ये ट्रुथ नहीं है इसको, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब बताएं टॉपिक नंबर 9 का बताएं। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? वेरी गुड, ठीक हो गया, कॉलम लगा है तो सिंपल सी बात है कि आपने उसको जो है ना डिस्क्रिप्टिव बनाना है। वेल डन गैस। अब चलते हैं हम 2023 के टॉपिक के ऊपर, एसए पेपर के ऊपर। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 1 का बताएं। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। क्या ये एक आर्गुमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है? शाबाश।
नदीम बताएं ये क्यों आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश बताएं। नदीम आप कह रहे हैं कि ये टॉपिक नंबर 1 है, ये आर्गुमेंटेटिव है, वाई? क्यों आपको लगता है कि ये आर्गुमेंटेटिव है? हाँ जी। शाबाश। हाँ जी कायनात, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कहते हैं ना कि इनग्रेविंग, सॉरी, इंस्ट्रक्शन इन यूथ, के यूथ के अंदर जो एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है या जो कुछ आपको फीड किया जाता है, वो ऐसे है जैसे आप पत्थर के ऊपर लकीर लगा रहे हो। ठीक है ना? तो ये बात दुरुस्त है। अगर आप इसको आर्गुमेंटेटिव करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे आप। इसलिए इसको आप ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे करेंगे। टॉपिक नंबर 2 का बताएं। द वन हु chooses force is afraid of listening। टॉपिक नंबर 2 का बताएं, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? लेकिन मैं कहता हूँ कि ये आर्गुमेंटेटिव है, फिर आप क्या करेंगे? हाँ जी। जी कहना तो आप कहते हैं आर्गुमेंटेटिव, रीजन बताएं इसकी। शाबाश। क्या रीजन है इसकी? सताकत आप बताइए, क्या आप कह रहे हैं डिबेट बेस्ड कैसे? देखें, इस पहली बात तो ये है कि ऐसा शख्स जो कि रीजनिंग से खौफजदा होता है, ही इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, ही इज अ फियर ऑफ रीजनिंग, ही इज बाउंड टू यूज फोर्स। ठीक है ना? तो ये बात तो दुरुस्त है कि जब किसी के पास आर्गुमेंट्स खत्म होते हैं या किसी के पास लॉजिक खत्म होती है तो उसके बाद वो फोर्स पे उतर आते हैं। ये बात दुरुस्त है, फैक्ट है। लेकिन एक और साइड मौजूद है इसकी, वो ये है कि अब स्टेट स्टेट जो है ना वो भी तो फोर्स इस्तेमाल कर रही होती है सम टाइम, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन, टू प्रिवेंट एनॉर्की। ठीक है ना? उसके अलावा जो है ना एक स्टेबिलिटी को, पीस को मेंटेन करने के लिए भी ये जो है आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ पे ऑटोक्रेट्स होते हैं, अथॉरिटेरियन सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे भी जो है आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है जस्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। तो आप कह सकते हैं कि इसको आप एज ए डिस्क्रिप्टिव एंड एज ए आर्गुमेंटेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एज ए डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो आप इसमें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इसका सैंपल दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है? तो ये दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाला ऑप्शन जो है इसमें सेफ है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 6 के ऊपर। इसका बताएं, टॉपिक नंबर 6 क्या है? ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? टॉपिक नंबर 6 का बताएं। शाबाश। जी का नाम आप कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव कैसे है ये? शाबाश। हाँ जी, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है तो उसकी लॉजिक देख कैसे ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। हाँ जी, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, यानी कि वो कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना वो इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर कन्वीनियंट। लेकिन अगर आप पिछली 20 सदी की, यानी कि तकरीबन 2000 साल की तारीख को उठा कर देख लें, आज से 5 साल पहले ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, या आज से 10 साल पहले मौजूद ही नहीं था। उससे पहले इंसान ने जितनी तरक्की की है, जितनी इनोवेशंस की हैं, जितनी तारीख के अंदर प्रोग्रेस की है, वो सारी क्लासरूम के अंदर की गई है, ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर। आइंस्टाइन वहीं पैदा हुआ। ठीक है ना? उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जितने भी बड़े जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है ना, नोबल लॉरिएट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल क्लासरूम की पैदावार हैं। ठीक है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम? मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। तो मेरे ख्याल से आप इसको जो है ना अपोज करें तो बेहतर है इसके अंदर। और जिन बच्चों ने इस टॉपिक को अपोज किया था उनका ऐसे पास है, और जिन्होंने इसके साथ गए थे उनका ऐसे, उसमें उसमें से शायद ही किसी का पास हुआ हो।
तो अगर आप इस टॉपिक को अपोज करते हैं, जो कि बेसिकली एक एक सॉलिड आर्गुमेंट बनता है, जिसमें अच्छे आर्गुमेंट्स आते हैं, तो आप इसमें बड़े आसानी के साथ जो है ना पास हो सकते हैं। लेकिन सर कहा जाता है कि सारे सक्सेसफुल पीपल कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। ड्रॉप आउट्स होना बिल्कुल वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल क्लासरूम तो ज्वाइन की थी ना। हम ये उस डिबेट में नहीं जा रहे कि वो जो जिन्होंने ड्रॉप आउट किया वो कामयाब हैं, या जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की वो कामयाब हैं। ठीक है ना। हम इस डिबेट में अभी नहीं जा रहे, या ये हमारा फोकस भी नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि क्या ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर जो तालीम मिल रही है, क्या वो बेहतर है, या एक ऑनलाइन क्लास के अंदर जो मिल रही है वो बेहतर है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर वो इंटरेक्शंस होते हैं। एक बच्चा जो कि ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसको पता नहीं कि दुनिया कैसी है, बाहर लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों का बिहेवियर क्या है। एक फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना। वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा लोगों के साथ, जो है ना जा नहीं रहा, वो बाहर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वो बहुत बेहतर है इससे। हम भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप भी खिलाफ नहीं हूँ। मतलब इस तरह नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इज मोर इफेक्टिव। मैं ये समझता हूँ। अगर इस टॉपिक की हद तक किया। अब देखें ना, ये एक अच्छा सवाल है, ये इसने अच्छी बात की है। अब बात ये है कि बेसिकली किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप कहते हैं कि मेरा ये स्टांस है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ या मैं इसके फेवर में हूँ, आप जिस साइड पे अच्छे आर्गुमेंट्स देंगे आपका वही साइड जो है ना जीत जाती है। अगर आपने एक साइड चूज की है और उस पर आपके पास अच्छे आर्गुमेंट्स हैं, तो आप अपना ऐसे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक साइड वो चूज कर ली जिसपे आर्गुमेंट्स ही नहीं है, तो फिर आपके लिए मसला होता है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इज मोर इफेक्टिव, तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ, मैं एक आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ, मैं अपना ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर, और वो इस पे आर्ग्यू कर सकता है, एक अच्छा ऐसे कर सकता है, दैट्स फाइन। कोई इशू नहीं है उसमें बिल्कुल भी। ठीक है ना। यस, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि डिबेट बेस्ड आइडिया। टाइप ऑफ लर्निंग पे डिपेंड करता है। नहीं, अभी टाइप ऑफ लर्निंग पे नहीं जा रहे। अभी सिर्फ ये कंपैरिजन हो रहा है, अभी सिर्फ टॉपिक की हद तक आप इसको मेंटेन कर ले। ठीक है ना। हाँ जी, मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप क्लास से निकल जाएंगे तो फिर चीजें बहुत सी मिस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो हम इसको हम डिबेट कर सकते हैं बाद में, लेकिन अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 7 पे आ जाए कि टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश, इसका बताएं मुझे। टॉपिक नंबर 7 का बताएं। अगर किसी को लगता है कि ये आर्गुमेंटेटिव है तो मुझे बताएं। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हेल्दी ईटिंग कहती हैं कि हेल्दी ईटिंग एक स्टाइल होता है या कल्चर है, उसे प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को जो फास्ट फूड है, जंक फूड है या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि स्मोकिंग के ऊपर जो है ना, अगर आप सिगरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं, उसके प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहती और वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है फिर उसका फायदा होता है। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 8 के ऊपर आ जाए। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है? शाबाश, इसका बताएं। टॉपिक नंबर 8 का। लेकिन मैं अगर कहूँगा ये आर्गुमेंटेटिव है, तो क्या आप मुझसे एग्री करेंगे? कोई ऐसा बंदा जो कहता हो ये आर्गुमेंटेटिव है और इसको साबित करे कि कैसे आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश, आई वुड लाइक टू लिसन, आई वुड लाइक टू रीड कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिसका स्टांस ये है कि ये आर्गुमेंटेटिव है, तो लॉजिक मुझे बताएं, इसकी रीजन बताएं। शाबाश। हाँ जी, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, आप देखें बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं या इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजोन के फॉरेस्ट के अंदर भी लोग रहते हैं। क्या वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात मेजोरिटी की हद तक जो आप कह सकते हैं कि एक अप्रोक्सीमेटली बात दुरुस्त है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है ना। तो आप इसको बहुत एज ए डिस्क्रिप्टिव एंड एज आर्गुमेंटेटिव कर सकते हैं, लेकिन
एज ए डिस्क्रिप्टिव वैसे बेहतर होगा। ठीक है, क्यों बेहतर होगा वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 10 को बताएं। और मैं आपको यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। टॉपिक नंबर 10 जिस बच्चे ने भी किया था ना 2022 में, उसका ऐसे 2023 है 2022 है 2023 का है, उसका ऐसे फेल था। इसीलिए फेल था कि इस टॉपिक को लोगों को समझ ही नहीं है कि इसके अंदर लिखना क्या था। लेकिन आप लोग बताएं कि बॉयज विल बी बॉयज एक की डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? ये टॉपिक दोनों तरह से हो सकता है। मतलब बॉयज विल बी बॉयज ये बात लाजमी नहीं है दुरुस्त हो, ठीक है ना। लड़कों के अंदर ऐसी बहुत सी फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं जो लड़कियों में पाई जाती हैं। लाजमी नहीं कि दे विल ऑलवेज रिएक्ट और बिहेव और एक्ट लाइक बॉयज या एक्ट लाइक मैन, ठीक है ना। तो वो जो है ना कर सकते हैं, तो इसको आप बोथ एज ए डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव कर सकते हैं। अच्छा जी, आप चलते हैं हम टॉपिक नंबर ऐसे 2022 के, इसका बताएं जी शाबाश। सबसे पहला टॉपिक क्या है? एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा सवाल को मैं उल्टा कर रहा हूँ। इस पूरे ऐसे के अंदर कोई ऐसा आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जो आपको लगता हो कि आर्गुमेंटेटिव हो? मुझे बताएं। शाबाश। इस पूरे ऐसे के पेपर के अंदर कौन सा टॉपिक है या कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आर्गुमेंटेटिव है? वेरी गुड अमीना, बिल्कुल शाबाश, वेल डन। टॉपिक नंबर 4, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, यस। इसके अलावा बताएं और कोई टॉपिक है? शाबाश। लेकिन बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये एज ए लिटरेरी ऐसे होगा, अटेम्प्ट होगा। और इस ऐसे को एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसके 58 मार्क्स हैं। मेरे पास उसकी आउटलाइन पड़ी, मैं आपको जो है ना शेयर करूंगा। वेरी गुड, टॉपिक नंबर 8, यस बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे बताएं टॉपिक नंबर 10 क्या है? डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? ऐसा न बताएं ये आर्गुमेंटेटिव कैसे है। हाँ जी अमीना, आप बताएं ये कैसे आर्गुमेंटेटिव है। हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेयर्ड बाय मैस मीडिया। ये आर्गुमेंटेटिव कैसे है? शाबाश, मुझे बताएं इसकी लॉजिक दें। देखो ऐसा नहीं, ये बात नहीं हो रही। उसने ये पूछा कि हाउ इज, कैसे मीडिया, कैसे टेररिज्म और उसकी परसेप्शन मीडिया मैस मीडिया करता है। उसने आपको हाउ पूछा है, ठीक है ना। अब जब हाउ आता है तो उसका ये मतलब होता है कि एक इशू बेस्ड है, आपने डिस्क्राइब करना है, उसको रीजन देनी है। तो ये तो एक आर्गुमेंटेटिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अगर आप यूं कहता ना कि जो है ना टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन इज शेयर्ड बाय मैस मीडिया ओनली, फिर आप उसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो आर्गुमेंटेटिव है। तो ये एक फैक्ट नहीं है अमीना, फैक्ट नहीं है। लेकिन आप देखें ना, कल मैंने आपसे कहा था कि जब किसी टॉपिक के अंदर कॉलन लगा होता है तो वो क्या बन जाता है, जो है ना क्लोज बन जाता है। लेकिन हमने ये मिसाल देखी थी कि अगर उसके अंदर कॉलन लगा हो जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन, तो वो क्लोज एंडेड नहीं था। तो इसी टॉपिक के अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ इज, कैसे किया जाता है कि मैस मीडिया कैसे परसेप्शन उसकी शेप करता है, किस तरीके से करता है। तो इसमें आपने वो बताना है, उसका उसका जवाब देना है। आपने डिबेट नहीं करनी कोई इसके अंदर, करता है नहीं करता, आपने इस डिबेट में नहीं जाना। आपने ये बताना है कि वाकई में करता है और वो किस तरह से करता है, ठीक है। उसको आपने जो है ना तरीका बताना है उसका। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है टॉपिक 2021 के टॉपिक्स हैं, इसको हम देख लेते हैं।
टॉपिक नंबर 4 का डिस्कस कर लें, क्या कहते हैं जी, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको एक और भी दे सकता हूँ इसका। आप देखें, इसमें वो ये कह रहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये शायद जब उसने एक कामास के अंदर दिया है ना, कोटेशन है किसी की, शायद ये शेक्सपियर की है या किसी की है या कहीं से ली गई है या शेले की है, जिसकी भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक कोटेशन है। और ये कोटेशन है तो कहता है कि इमेजिनेशन जो होती है ना, नॉलेज से ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमेजिनेशन। इस पे वो आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इसको मतलब ये कि इससे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर इस पे कोई डिसएग्री कर रहा है, जब उसमें ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसको जो है ना कह सकते हैं कि वो आर्गुमेंटेटिव है। और किसी भी टॉपिक के आप अगेंस्ट भी जा सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी मिस परसेप्शन है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, टीचर्स ने बहुत सी खिलाई हुई है कि आपने टॉपिक को अपोज नहीं करना। आप टॉपिक को अपोज कर सकते हैं, उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि आपने जो स्टांस लिया है उसको जस्टिफाई किया या नहीं किया। अगर आप अपोज कर रहे हैं तो आपके आर्गूमेंट्स अच्छे हैं तो आप पास हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनको आप अपोज नहीं कर सकते। अगर आप उसको अपोज करते हैं तो फिर वह मसला होता है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब आते हैं टॉपिक नंबर 1 पे आ जाए। टॉपिक नंबर 1 का बताएं, डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं हो जाएगा क्योंकि ये एक हदीस है। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि जो बात की जा रही है, क्या वो कुरानी का आयत तो नहीं है, क्या वो हदीस तो नहीं है। उसको आपने फिर जो बात की जा रही है उसी के साथ जाना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम टॉपिक नंबर 9 के ऊपर। टॉपिक नंबर 9 का बताएं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज फिनिशियर टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? हाँ जी, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों को ये डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव का जो डिफरेंस है क्लियर है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने से पहले एक असाइनमेंट यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ। असाइनमेंट ये है कि जैसे कल आप लोगों ने 10-10 टॉपिक निकाले थे, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड के। बिल्कुल इसी तरह से पहले 10 टॉपिक निकालने हैं आपने, तो क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्टिव, एंड 10 टॉपिक जो है आपने निकालने हैं आर्गुमेंटेटिव के। और ये कहाँ से करनी है? ये आपने करने हैं 2020 से लेकर 2010 के बीच में। यानी कि 2020 को देखने हैं, 2019 को, 2018, 17, 16, इसी तरह मूव करना है। जैसे ही आपके 10 टॉपिक हो जाएंगे आपने रुक जाना है। तो पहले आपने 10 डिस्क्रिप्टिव टॉपिक निकाल लेने हैं और उसके बाद 10 आपने आर्गुमेंटेड। एक शॉर्ट सी सिंपल सी असाइनमेंट है, ये आपने बना के मुझे भेजनी है। ठीक है जी, थैंक यू।